हाँ हाँ, तो आज अपन क्या शुरू करने वाले हैं, जो अपने पहले वाली जो सीरीज चल रही थी उसका क्या करेंगे अपन आज पार्ट सेकेंड अपन क्या देख रहे थे, पार्ट सेकेंड आज करेंगे। अपन ने क्या क्या देख रहे थे इस सीरीज में। अपन जो है चैप्टर की पूरी थ्योरी देख रहे थे, और जो चैप्टर के PYQs है वो देख रहे थे, इंपॉर्टेंट PYQs। इंपॉर्टेंट क्या अपन सारी देख रहे हैं, और MCQ। सर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी मानो तो ये वाला है। कौन से वाले सर? ये थ्योरी वाला, और थ्योरी वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये वाले। थ्योरी वाला तो इंपॉर्टेंट है, एक कौन सा? PYQ। ये दोनों एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQs तो वाह ठीक है, वाह टीचर बना दे जैसे ही है, मतलब कि इन ये दोनों आपके लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी अभी 2026 वाली दी थी, नहीं 2025 वाली, सॉरी 2025 वाली दी थी। उसमें जो मेरे जो ज्योग्राफी है उसमें कितने आए थे? 100 में से 100। 100 में से 100 कैसे आए थे? मैंने केवल यही किया था। क्या किया था? PYQ देखी, थ्योरी देखी थी। पहले तो चैप्टर पढ़ लिया, फिर PYQ देख लिया, और फिर मस्त हो गया आपने। PYQ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि आप हूबहू कहते हो ना, वॉइस हूबहू क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? हूबहू, समझ में। और आपकी जो हाफ ईयरली है, ये हाफ ईयरली के तो एकदम इम्पोर्टेंट है। हाफ ईयरली के लिए तो ये क्लास एकदम इम्पोर्टेंट है। आपकी ज्योग्राफी मतलब पूरा पेपर इससे निकलेगा। मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा बाद में, जब आपका पेपर हो जाएगा, और पेपर के बाद में मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, ये क्वेश्चन यहाँ से आया, ये क्वेश्चन यहाँ से आया। समझ में आया? हाँ से समझ में आ गया तो शुरू करें। हाँ से शुरू करूँ? अभी शुरू करता हूँ अभी। सबसे पहले क्वेश्चन ये, मतलब कि नवनिश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की। किसने नवनिश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की? ये आपके जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आया है? जो आपकी मानव भूगोल वाली बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 है। उसका नाम क्या है? मानव भूगोल क्षेत्र प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। क्षेत्र बाद में, हाँ, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, उसमें से आया है, आंसर आया है। उसमें आपको 3 संकल्पना दी गई है। कितनी संकल्पना दी गई है? 3 संकल्पना दी गई है। एक पर्यावरणीय निश्चयवाद, एक संभावनावाद, एक नवनिश्चयवाद। तीनों को अभी अपन देख लेते हैं इसमें। हाँ, तो कौन कौन सी दी गई है? एक तो ये पर्यावरणीय निश्चयवाद, एक संभावनावाद या संभववाद, एक कौन सी? एक संभववाद, और एक नवनिश्चयवाद। कौन सी? एक नवनिश्चयवाद। समझ में आया? एक नवनिश्चयवाद समझ में आया? हाँ से समझ में आ गया। अब जो एक एक करके अपन देखते हैं। समझ में आया? सबसे पहले अपन ये वाली देखते हैं। कौन सी? निश्चयवाद। इसमें क्या गया, इसमें मतलब क्या कहा गया है? जैसे कि एक मनुष्य है। मनुष्य क्या करता है? जो प्रकृति है, प्रकृति से क्या करता है? डरता है। प्रकृति से क्या डरता है? कि मतलब कि मनुष्य क्या करता है? प्रकृति से डरता है। क्या करता है? डरता है। इसके पास क्या नहीं होता है? तकनीकी ज्ञान नहीं होता है, मतलब टेक्नोलॉजी इसके पास नहीं होती है। टेक्नोलॉजी नहीं होती है, हासिल नहीं होती है। इसको प्रकृति के नियमों का भी ज्ञान नहीं होता है। प्रकृति के नियम जैसे जैसे कि प्रकृति के नियमों को अपन ने समझ कर क्या किया? वायुयान का निर्माण किया। प्रकृति के जो नियम हैं जो पहले से बने हुए हैं उनको क्या करना? समझना। जैसे गुरुत्वाकर्षण, ये सारी चीज़ें, इसको इसको मतलब कि प्रकृति के जो नियम है वो भी नहीं पता है। क्या नहीं पता है? प्रकृति के नियम, ये भी क्या है? नहीं पता है। और ये अभी क्या? आदिम है, मतलब कि ये क्या है? आदिम है। अभी क्या है? ये आदिम है। समझ में? मतलब आदिम मानव है, आदिम मानव समझते हो? हाँ, मतलब कि ये अभी जंगल में रहता है। समझ में आया? हाँ से समझ में आ गया। जो ये अवस्था है, जो पर्यावरण निश्चयवाद है, इसको आप और क्या कह सकते हो? देखो इसमें, आप देखो इसमें क्या होता है? प्रकृति से मानव डरता है। समझ में आया? प्रकृति से क्या करता है? मानव डरता है। प्रकृति से मानव डर रहा है, हाँ सर डर रहा है। तो आप इसको क्या कहते हो? इसको आप क्या कह सकते हो? जैसे कि दो चीज़ें होती है मानव का, सो ये मैं बाद में बताता हूँ। ये संभावनावाद भी बता दूँ, फिर ये बता दें, दोनों साथ में एकदम एकदम क्लीन हो जाएगा। आपको तीनों संकल्पना, आपको फिर कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की। फिर आती है संभावनावाद या संभववाद कह दो।
संभववाद, इसमें क्या होता है, जो अपना अब ये जो आदमी होता है ये क्या कर लेता है, जो प्रकृति से नहीं डरता है, प्रकृति से नहीं डरता है, नहीं डरता है, और इसने क्या कर लिया, प्रकृति के जो नियम हैं उनको भी ज्ञात कर लिया। क्या कर लिया, प्रकृति के जो नियम है, प्रकृति के नियम को, नियम मतलब कि प्रकृति के नियम को भी जान लिया इसने। नियम क्या होगा इसको, मतलब कि इसने जान लिया, प्रकृति के नियम इसने जान लिए, और इसके पास क्या है, टेक्नोलॉजी भी है। क्या है, टेक्नोलॉजी भी है। समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। और ये अब प्रकृति से नहीं डरता है, और प्रकृति से नहीं डरता है। समझ में आया, समझ में आ गया। जो अपना ये मानव है ये क्या कर रहा है अब, ये अब क्या कर रहा है, वायुयानों का निर्माण कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, क्योंकि इसके पास क्या आ गई है, टेक्नोलॉजी। अब दो चीज़ें होती है, एक तो मानव का प्रकृतिकरण और एक प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण, एक होता है मानव का प्रकृतिकरण, एक प्रकृति का मानवीकरण। समझ में आया, हाँ तो समझ में आ गया। जो मानव का प्रकृतिकरण है, क्या है मानव का प्रकृतिकरण, मानव किसके अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं, प्रकृति के अनुसार। मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं, मतलब कि मानव प्रकृति से डर रहा है। समझ में आया, ये किस में हो रहा है, पर्यावरणीय निश्चयवाद में। समझ में आया, हाँ से समझ में आया। और जो संभववाद है, संभववाद में क्या है, मतलब मानव प्रकृति से नहीं डर रहा है, और प्रकृति में क्या कर रहा है, बदलाव भी कर रहा है। समझ में आया। जैसे कि ये नदी है, इस नदी को रोकने के लिए क्या कर दिया, बांध बना लिया इसने। क्या कर दिया, बांध बना दिया। समझ में आया, समझ में आया। नदी का पानी रोक लिया, और इससे क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा भी बना रहा है, विद्युत ऊर्जा भी बना रहा है। समझ में आया, हाँ से समझ में आ गया। तो इसमें क्या होता है, मानव प्रकृति से नहीं डरता है। ये क्या है, ये आधे नंबर का क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। मतलब कि ये क्वेश्चन तो बड़ा है, मतलब कि ये क्वेश्चन तो आपके बड़ा आएगा, मैं बता रहा हूँ जो आएगा तो। वरना ये जो नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने दी, वो क्या है, आधे नंबर का है, ये इधर बताया गया है। ये मिट गया, जो वापिस आ गया, देखिए। हाँ, तो ये हो गया, हाँ सर हो गया। अब आप बताओ, जो ये मानव का प्रकृतिकरण है, क्या है, मानव का प्रकृतिकरण, ये किस में आएगा, जो ये मानव का प्रकृतिकरण है ये किस में आएगा, और जो प्रकृति का मानवीकरण है वो किस में आएगा, क्या इसमें आएगा, जो मानव का प्रकृतिकरण है ये किस में आएगा, और जो प्रकृति का मानवीकरण है ये किस में आएगा। सिंपल है, मानव का प्रकृतिकरण मतलब कि मानव है, मानव का क्या हो रहा है, प्रकृतिकरण, मानव प्रकृति से डर रहा है। समझ में आए, तो ये किस में आएगा, नव नव निश्चयवाद में तो नहीं आएगा, किस में आएगा ये, इसमें, किस में, ये किस में आएगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद में। समझ में आया। और संभववाद में क्या आएगा, प्रकृति का मानवीकरण, मानव क्या कर रहा है, प्रकृति को भी अपने अनुसार डाल रहा है। समझ में आ रहा है, हाँ से समझ में आ रहा है। अब देखते हैं अपन नवनिश्चयवाद, क्या देखते हैं, नवनिश्चयवाद। ये संकल्पना किसने दी, ये दी अपने ग्रिफिथ टेलर ने, ग्रिफिथ टेलर ने। समझ में आया, हाँ से समझ में आया। नवनिश्चयवाद, या इसको अपन कहते हैं मध्यम मार्ग, क्या कहते हैं, मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग मतलब इन दोनों के बीच का मार्ग। ये तो क्या दिखाता है, मतलब कि मानव है जो प्रकृति से डरता है, मानव क्या करता है, प्रकृति से डरता है। और ये क्या दिखाता है कि मानव प्रकृति से नहीं डरता है, और अब जो प्रकृति के नियमों को समझकर प्रकृति में क्या करता है, बदलाव करता है, क्या करता है, प्रकृति में बदलाव करता है। समझ में आया, हाँ से समझ में आया। पर जो ग्रिफिथ टेलर कहते हैं, ग्रिफिथ टेलर ग्रिफिथ टेलर क्या कहते हैं, ग्रिफिथ टेलर क्या कहते हैं, नहीं तो पूरा पूरा मतलब कि पूरी तरह से नहीं तो पर्यावरणीय निश्चयवाद है, और नहीं संभावनावाद है। मतलब कि इनके बीच का रास्ता निकालो, क्या निकालो, बीच का रास्ता। ना तो प्रकृति में ज़्यादा बदलाव करने हैं, समझ में आया, प्रकृति में ज़्यादा बदलाव नहीं करने। ये क्या कहता है, पूरी तरीके से कि प्रकृति के मतलब नियमों को समझकर प्रकृति में क्या करना, बदलाव करना। और इसमें क्या करता है, मानव डरता है। पर आप मतलब कि मध्यम मार्ग अपनाओ, बीच का मार्ग, जिसमें आप प्रकृति में ज़्यादा बदलाव भी ना करो, जिससे मतलब कि प्रकृति में ज़्यादा बदलाव करने से क्या है कि आपदाएं आ जाएंगी, ये आ जाएंगी, इसलिए आप प्रकृति में ज़्यादा बदलाव मत करो।
और इन दोनों के बीच का मध्य मार्ग किन्होंने बताया? ग्रिफिथ टैलन ने। समझ में आया? समझ में आया? ओके ओके। अब देखो, अब ये क्वेश्चन करो, देखिए, नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत की? इससे आपको ज़्यादा आता है। ये किसने की थी? ग्रिफिथ टैलन ने। ग्रिफिथ टैलन ने नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने दी? ग्रिफिथ टैलन ने। समझ में आ गया? हाँ तो समझ में आ गया। और भौतिक भूगोल पर्यावरण का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल पर्यावरण का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल किस पर्यावरण का अध्ययन करता है? ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। ये आपको क्या करके लाना है? घर से करके लाना है। समझ में आया? हाँ से समझ में आया। ये आपको क्या करना है? घर से करके लाना है, ये वाला जवाब। और आपको कल या इसी वीडियो के कमेंट में बताना है। समझ में आया? हाँ से समझ में आ गया। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह कहाँ से, मतलब कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं क्या कहलाता है? पूरा ही बता देते हैं। क्या करते हैं अपन, ये किधर बताऊं? इधर ही बताते हैं, ताकि अपन को मतलब कि बाद में जो अपन देखें फटाफट समझ में आ जाए कि हाँ इधर ही किया था अपन ने। एक बॉक्स बना के करते हैं ताकि यूँ सही रहे। जो मतलब कि ये है, देखो, ये एक स्थान है। क्या है? ये एक स्थान है। ये भी एक स्थान है। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। अब जो एक कोई भी मतलब कि एक आदमी है, वो एक स्थान से बी स्थान पर जाता है। सर क्यों जाता है? क्योंकि जो ए स्थान है वहाँ पर क्या नहीं है, मतलब कि शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, इसीलिए तो मतलब कि कोई एक दूसरा स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाएगा? या तो यहाँ पर कुछ कमी है, या तो यहाँ पर कुछ इससे अच्छी चीज़ वहाँ पर है। समझ में आया? तो ऐसी ऐसी जो मतलब कि आकर्षित करने वाली, यहाँ पे जो आकर्षित करने वाली मतलब चीज़ें होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, उसको अपन क्या कहते हैं? पुल फैक्टर। क्या करते हैं? पुल फैक्टर मतलब खींचने वाले कारक, मतलब अपकर्ष कारक, आकर्षित करने वाले कारक। अपकर्ष अपकर्ष कारक जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, ये क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? सकारात्मक होते हैं। और यहाँ पे जो पुल फैक्टर होते हैं, जो आपको मतलब धक्का दे रहे होते हैं कि यहाँ से मतलब दूसरी जगह पे जाओ, जैसे कि शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, इसको अपन क्या कहते हैं? पुश फैक्टर। पुश मतलब धक्का देना। और हिंदी में अपन क्या कहते हैं इनको? प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक, इधर भी प्रतिकर्ष कारक। समझ में आया? हाँ से समझ में आ गया। ये हो गया, हाँ सर हो गया। अब ये क्या हो गया? किसी मतलब एक आदमी यहाँ से वहाँ पर जा रहा है। कहाँ से कहाँ पर जा रहा है? यहाँ से कहाँ जा रहा है? वहाँ पर जा रहा है। किधर? उधर। उधर जा रहा है। हाँ सर जा रहा है। तो ऐसे कारक मतलब कि ऐसे कारक तो बता दिए मैंने आपको। हाँ सर बता दिए। अब जो यहाँ से वहाँ पर जा रहा है, समझ में आया? जो मतलब कि इस स्थान से जहाँ से क्या हुआ है उसका उद्गम, मतलब कि जहाँ से वो जा रहा है वहाँ से क्या हुआ है? उसका उद्गम हुआ है। तो उसे क्या कहेंगे अपन? उद्गम स्थल। और जहाँ पर वो जा रहा है, क्या कर रहा है? जहाँ पर वो जा रहा है उसे अपन क्या कहेंगे? ये इसका क्या है? गंतव्य है। वहाँ पर इसको क्या करना है? पहुँचना है। तो इसे अपन क्या कहेंगे? गंतव्य। गंतव्य स्थल क्या कहेंगे? गंतव्य स्थल। समझ में आया? ये उद्गम स्थल, ये गंतव्य स्थल। समझ में आया? ये अपकर्ष कारक, वो प्रतिकर्ष कारक। समझ में आया? ये पॉजिटिव होते हैं, ये थोड़े नेगेटिव होते हैं। ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव। क्या होता है? ये एक पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव होता है। समझ में आया? हाँ से समझ में आ गया। अब अपना क्वेश्चन करो। देखिए ये इधर ही लगा रहा हूँ ताकि अपन जब वापस आए देखने तो फटाफट 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 क्या कर ले? रिवीजन कर ले। जब आपकी मतलब कि जो ज्योग्राफी का टेस्ट होगा, ज्योग्राफी का टेस्ट क्या मतलब कि हाफ ईयरली होगी आपकी, हाफ ईयरली होगी, उसमें अपन क्या करेंगे? जो ये सारे अपन कर रहे हैं, फाइल सेट कर रहे हैं, उसको क्या करेंगे? अपन सेव कर लेंगे। और जो हाफ ईयरली होगी उसके एक दिन पहले अपन ये सारे क्वेश्चन वापस करेंगे। और जो ये थ्योरी है
थोड़ी वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन फटाफट फटाफट क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। इससे आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा, और अपना आपका टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाफ फिल्म में मैं देखता हूँ 5-5 6-6 10-10 घंटे की वीडियो होती है। अपन वो नहीं करेंगे, अपन सिंपल में पर मतलब कि कम घंटे में मतलब कि अच्छा काम करेंगे। क्या करेंगे, अच्छा काम करेंगे। कम घंटे होंगे पर अपना जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी, क्वालिटी होगी वो ज़्यादा होगी। समझ में आया, समझ में आ गया, समझ में आया, हाँ से समझ में आ गया। ये 7 नंबर पेज है, मतलब कि ये देखो 6 नंबर पेज था, ये 6 नंबर पेज है, ये कौन सा पेज है, 7 नंबर पेज है। समझ में आया, हाँ से समझ में आ गया। बताना बहुत ज़रूरी है, क्या करना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग क्या करते हैं, गमन करते हैं, जहाँ से लोग क्या करते हैं, गमन करते हैं, जाते हैं। जब ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जहाँ से लोग गमन करते हैं, क्या करते हैं, गमन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उद्गम स्थल। और जहाँ पर लोग जाते हैं उसे क्या कहेंगे, गंतव्य स्थल। और ये हो गया गमन स्थल, गमन करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, उद्गम स्थल। क्या कहेंगे अपन, उद्गम स्थल, क्या कहेंगे, उद्गम स्थल। उद्गम स्थल जहाँ से उसका क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है। जैसे कि हम पढ़ते हैं नदी का उद्गम होता है, वैसे ही उस मनुष्य का मतलब कि उद्गम स्थल क्या है, उसे अपन कहेंगे कि जहाँ से वो जा रहा है उसे क्या कहेंगे, उद्गम स्थल। समझ में आया, समझ में आ गया। ये हो गया, हाँ सर ये हो गया। और ये पढ़ना है, और ये हो गया। हाँ, ये करते हैं आप, जनवरी 1995, 1995 से गेट, GATT, गेट, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। इसकी आपको मतलब कि फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्या होती है, ये देखो, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। वापिस बोलो, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। एक बार वापिस बोलो, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। वापिस बोलो, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। वापिस बोलो, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। समझ में आया, हाँ सब समझ में आया। जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ को में रूपांतरित कर दिया गया, मतलब 1 जनवरी 1995 से गेट को किस में रूपांतरित कर दिया गया, तो सबको पता होगा WTO में। WTO को अपन और क्या कहते हैं, और तो क्या ही है, मतलब हिंदी में नाम क्या है इसका, विश्व विश्व व्यापार विश्व व्यापार विश्व व्यापार संगठन। क्या कहेंगे अपन, विश्व व्यापार संगठन। इंग्लिश में अपन कहेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ से आपको एक चीज़ और भी पता चलती है, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन मतलब कि ये कब बना, तो लिखेंगे अपन जनवरी, कब बना, जनवरी 1995 में। कब बना, जनवरी के 1995 में। ये भी अपन बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये बॉक्स में नहीं, ऐसे बंद करते थे। ये क्या नया फीचर आया आपने, जिसमें मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, उसमें क्या आया, नया फीचर आया, तो ऐसे मज़ा आता है ये करने में, इसलिए मैं वापस वापस ये कर देता हूँ। मतलब कि मज़ा तो आता है यार, नई नई चीज़ है, इसीलिए थोड़ा टाइम तो लगता है पर मज़ा आता है। देखो अच्छा लग रहा है ना, हासिल लग रहा है, तो क्या बात हुई, देखो हल्के में ना लियो, मतलब हल्के में ना लेना अपन को, मतलब हल्के में नहीं लेना मुझे। जल जल पेट्रोल और प्राकृतिक गैस जैसे तरल गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए का प्रयोग किया जाता है। तरल है, आप देखो आपके नल है, आपके यहाँ पर नल है, आपके छत पर एक टंकी होगी, टंकी से आपके बाथरूम में क्या होता होगा, पानी आता होगा, वो आपने क्या लगाई है, एक पाइप लगाई है। समझ में आया, समझ में आ गया, क्योंकि पानी तरल है ताकि वो आराम से आ जाए। समझ में आया, तो ऐसे गैस भी होती है, और मतलब प्राकृतिक गैस हवा होती है, वो भी फटाफट आ जाती है। जैसे आपकी मतलब कि
नल होता है उसमें से पहले क्या आता है, ऐसे हवा आती है, फिर क्या आता है, पानी आता है, मतलब कि हवा भी आ सकती है और पानी भी आराम से आ सकता है। तो ये क्या होती है, पाइपलाइन। पाइपलाइन, पाइप भी होता है आपके घर में जहाँ से पानी आता है, नल, नल से पानी आता है सर। तो ये क्या हो गई, पाइपलाइन। जो मतलब कि जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरी तरी तर तरलीय तरलीय तरल सॉरी तरल और एवं गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए क्या उपयुक्त हैं, अपने पाइपलाइन। पाइप ला लाइन पाइपलाइन 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 ही भूल गया कैसे लिखते हैं, पाइपलाइन किसका उपयोग करते हैं अपन, पाइपलाइन का। समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। और जो अपने एक पाइपलाइन जो फेमस है, बिग इंच पाइपलाइन, नाम सुना है। कौन सी पाइपलाइन, बिग इंच पाइपलाइन कहाँ पर है, जल्दी से बताओ। बिग इंच पाइपलाइन कहाँ पर है, कौन सी पाइपलाइन, बिग इंच पाइपलाइन, कौन सी पाइपलाइन, बिग इंच पाइपलाइन, मैं बताता हूँ। ये क्या है, उत्तरी अमेरिका। क्या है, उत्तरी अमेरिका। समझ में आया, समझ में आया। ये क्या है, मेक्सिको की खाड़ी। ये क्या है, ये क्या है, मेक्सिको की खाड़ी। यहाँ पर क्या है, मेक्सिको की खाड़ी। मेक्सिको की खाड़ी से जो अम, अमेरिका है, अमेरिका के उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ तक क्या लेके जाती है, गैस एवं गैस पाइपलाइन है। क्या है, गैस पाइपलाइन। कौन सी, बिग इंच पाइपलाइन, इसको क्या कहते हैं अपन, बिग इंच पाइपलाइन। ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, जो कहाँ से कहाँ तक जाती है, जो ये मेक्सिको है, मेक्सिको की खाड़ी से अमेरिका के उत्तरी पूर्वी राज्यों तक जाती है। क्या लेके जाती है, गैस। क्या लेके जाती है, गैस। ये क्या है, गैस पाइपलाइन है, इसको क्या कहते हैं अपन, बिग इंच पाइपलाइन, बिग इंच पाइपलाइन, पाइपलाइन इसे अपन क्या कहते हैं, बिग इंच पाइपलाइन। समझ में आया, क्या कहते हैं अपन इसे, बिग इंच पाइपलाइन। ये कहाँ पर है, पूछे कहाँ पर है, तो कहाँ पर है ये, उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो मेक्सिको की खाड़ी से अमेरिका के उत्तरी पूर्वी राज्यों में। हाँ तो अपना जो ये हो गया, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सेकंड, द्वितीय सघनत्व सघनत्व मतलब डेंसिटी, मतलब कि सघनत्व सघनत्व जनसंख्या वाला सघनतम क्या है, सघनतम। पढ़ने में दिक्कत हो गई यार, क्या हो गई, पढ़ने में दिक्कत हो गई, गलती हो गई, सॉरी। सघनतम जनसंख्या वाला राज्य था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सेकंड, मतलब द्वितीय सघनतम जनसंख्या वाला राज्य है, मतलब कि भारत में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का, ये साफ साफ में ये पूछा है। तो कौन सा राज्य है, बिहार। बिहार कौन सा राज्य है, बिहार। और आपको फर्स्ट पूछे तो क्या पूछ ले, आपको पहला पूछ लें, इसको इसमें दूसरा पूछा गया है PYQ में, आपको क्या पूछ लें, पहले नंबर पे पूछ ले तो, फर्स्ट नंबर पे पूछ ले तो, फर्स्ट कौन है, फर्स्ट कौन है अपने, पश्चिम बंगाल। फर्स्ट कौन है, पश्चिम बंगाल। फर्स्ट कौन है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल समझ में आया, हाथ से समझ में आया। और जो ये तो हो गया सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला। और अपन देखें घनत्व वाला हो गया, ये अपन यूं ही देखें, मतलब कि जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, केवल यही देखें, क्या जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है ये देखें। तो सर्वाधिक सर्वाधिक और न्यूनतम देख लेते हैं। पहले अपन देखेंगे सर्वाधिक, ये हाईएस्ट और ये लोएस्ट जनसंख्या घनत्व।
सबसे ज़्यादा किसका है? यूपी का। किसका? उत्तर प्रदेश का है। और सबसे कम किसका है? अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। समझ में आया? हाँ से समझ में आ गया। ये हो गया। हाँ सर हो गया। ये देखो एकदम मतलब चिट जैसे बन रहे हैं, अपन रिवीजन करेंगे बहुत काम आएगा ये हो गया। भारत में नगरों का अभ्युदय। भारत में नगरों का अभ्युदय काल से हुआ है। कौन से काल से हुआ है? प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक किस काल से हुआ है नगरों का अभ्युदय? प्राग है प्रागैतिहासिक काल से। समझ में आया? हाँ से समझ में आ गया। खरीफ की फसलें मानसून के साथ बोई जाती हैं। जो अपनी खरीफ की फसलें हैं वो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, वो बोई जाती है अपने। और भारत में ये अपने जो खरीफ की फसल है वो भारत में कब बोई जाती है? तो कब बोई जाती है? दक्षिण पश्चिम दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ। ये हो गया। हाँ सर ये हो गया। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ क्या की जाती है? ये बोई जाती है। और अपन क्या करते हैं, ये थोड़ी सी खरीफ की और रबी की फसलों के नाम भी देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? खरीफ की और रबी की फसलों के नाम देख लेते हैं। इधर खरीफ हो गया और इधर रबी की फसल। इधर खरीफ की फसल हो गई, इधर रबी की फसल। जो अपनी खरीफ की फसल है उसमें इसमें कितना अक्षर है? 1 2 3। तो अधिकतर 3 अक्षर वाली ही आएगी। जैसे कपास हो गया, बाजरा हो गया, कपास बाजरा और कपास कपास हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया। ये सब किस में आएंगी? खरीफ में। देखो ये इसमें भी, इन सारे में भी 3 अक्षर है, 3 शब्द वर्ण है, सॉरी 3 वर्ण है। समझ में आया? समझ में आया। रबी मतलब कि रबी 2 अक्षर है। रबी में जो मतलब कि 2 अक्षर हैं तो इसमें क्या आएंगे? छोटे छोटे अक्षर वाले आएंगे। जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ, जौ, जवार। और एक आप पक्का 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 ध्यान रखना, सरसों। सरसों में कितना अक्षर है? 3 अक्षर है। पर ये किस में आती है? रबी में। इसमें आप क्या होंगे? कंफ्यूज ज़रूर होगे आप, क्योंकि आपकी मेरी ये ट्रिक काम आएगी आपके। और ट्रिक में क्या कहा गया है कि 3 अक्षर वाले 3 वर्ण वाले इसमें आएंगी, पर 3 वर्ण वाले किसमें? इसमें भी है। तो ये आप पक्का 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 ध्यान रखना। और सरसों ही अधिकतर पूछी जाती है। समझ में आया? तो ये फसलें आप याद रखना, सिंपल ही है। जैसे मैंने बता दी वो ट्रिक्स जो आपको याद हो जाएगी। ये हो गया। हाँ सर ये हो गया। अब धरातलीय एवं भौम जल का सर्वाधिक उपयोग में होता है। जो अपना धरातलीय और भौम जल है उसका सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? कृषि में। सर्वाधिक और न्यूनतम उपयोग। जो अपने धरातलीय जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि में उपयोग होता है? तो 89% भाग। कितना प्रतिशत भाग कृषि में, मतलब कि कृषि में उपयोग होता है? 89% भाग। और जो भूम जल है, भूम जल का 92% भाग, 92% भाग किस में प्रयोग होता है? भूम जल में। समझ में आया? हाँ से समझ में आ गया। ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट है, ध्यान रखना। जब क्वेश्चन लिखोगे उसमें क्या आएंगे? ये काम आएंगे। ये हो गया। हाँ सर हो गया। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के अयस्क है। किसके अयस्क है? तो ये किसके अयस्क हैं? ये अपने हैं लोहे के, लोह अयस्क हैं। लोह अयस्क हैं। समझ में आया? क्या है? लोह अयस्क हैं। क्या क्या होते हैं? टाइट टाइट नाइट राइट। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? ये 4 प्रकार के अयस्क होते हैं। टाइट टाइट नाइट राइट। समझ में आया? अब इसके मतलब कि इसमें कंफ्यूज हो गया आप पीछे वाले में, इसलिए आप आगे आगे लिख लो। हेमेटाइट हेमेटाइट मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट लिमोनाइट लिमोनाइट सीडेराइट सीडेराइट। आप ये आगे वाला तो याद रख लोगे, पीछे वाला आप पूछ लोगे टाइट है, नाइट है, राइट है, क्या है। इसलिए ऐसे करके आप ध्यान रखना। समझ में आया? हाँ से समझ में आया। ओहो इसको तो बॉक्स में बंद करना पड़ेगा ना।
समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। बाकी का कल पढ़ेंगे।